आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है आज। तो हम बात करेंगे वक्फ की। वक्फ की हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। जो मैंने लेक्चर बनाया था उसका लिंक दे दूंगा, तो आसानी से आप जो है उस लेक्चर को देख लीजिएगा। वैसे देख ही लियोगे बहुत सारे लोगों ने। तो एक्चुअल में क्या है, दिक्कत क्या है, मुस्लिम्स वर्सेस सरकार। मेरे ख्याल में सरकार का स्टैंड थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। वक्फ को मैं सपोर्ट करता हूँ, जो अमेंडमेंट्स आए हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे पता है कि काफ़ी रूमर्स भी फैलाए गए हैं कि ये ज़मीन जो है वो वक्फ ने, लेकिन मेरा बस एक ही कहना है, मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं तो अभी तक हमारे मुस्लिम भाइयों का उत्थान होना चाहिए था, बहुत आगे पहुंचना चाहिए था, क्योंकि ज़मीन एक बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन वो नहीं पहुंचे, बल्कि वो बैकवर्ड चले गए। बस मेरा यही आर्ग्यूमेंट है ना, क्योंकि मुस्लिम एम्पावरमेंट भारत में होना चाहिए, बट वो हो नहीं रहा है। सरकार कहाँ चूक कर रही है, तो आज हम इसकी बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। बाकी शानदार कोर्स हमारा द सुपीरियर मैन्स वे, इसको आप अवेल कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है कूपन कोड की। 15 तारीख से क्लास शुरू, तो 15 तारीख से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। ये 7 टॉपिक्स मैं बताऊंगा। प्राइमरी सोर्स मेरा यही द सुपीरियर मैन्स वे, डेविड डीडा की किताब रहेगी, बट 4-5 और किताबों का रेफरेंस मैं लेके चलूँगा। तो बात ये है कि जो वक्फ को लेकर इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है, सरकार कहाँ चूक रही है, सरकार को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो बीजेपी है उसको इस समय जैसे मुस्लिम वोट कम मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, है ना, मिलते ही नहीं, आप ये कह सकते हो। और कहीं ना कहीं, हालांकि अभी ईद में जो ईद की सौगात किट बांटी थी 32 लाख रुपए की नरेंद्र मोदी ने, उससे कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। ये सब चीज़ें जो हैं आप नहीं कर सकते। करिए, आप करिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है। क्या है कि कई बार जो है ना, अच्छी चीज़ नेगेटिव ब्रांडिंग की वजह से खराब हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव ब्रांडिंग हो किसी भी चीज़ की। और मुझे लगता है कि जो सही है उस पर हर किसी को, देखिए तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ सही है हर चीज़ को उसको देखना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो अब वक्फ अमेंडमेंट बिल अब एक एक्ट हो गया है, हम सबको पता। प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी प्रोटेस्ट किए। ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी। एक इसमें वीडियो सामने आया, आपने देखा होगा कि कैंटीन में बीजेपी, आसाम बीजेपी के चीफ बैठे हैं, ओवैसी साहब बैठे हैं, सारा ऑपोजिशन खूब ठाके मार रहा है। जब पीयूष गोयल का भी ये बयान आया था इंडियन स्टार्टअप्स को लेके, तो अश्लील ग्रोवर ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर किसी को रियलिटी चेक्स की ज़रूरत है वो पॉलिटिशियंस हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, सुमड़ी में, मतलब इन्हीं सब में क्या हुआ ना कि एक प्रस्ताव आता है और उसमें पॉलिटिशियंस की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव था, एमपी एमएलएस, वो हो गया। अच्छी खासी सैलरी जो है इनकी बढ़ गई है। तो हम बेवकूफ़ ना बने, हम अवेयर रहें। आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको पता, हमारे कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सरकार, देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट सीएए की तरह हो सकते हैं। अब मैं आपको एक और रियलिटी चेक देता हूं। सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट, इस पे गजब प्रोटेस्ट हुआ। मैंने क्या बताया, इसको भी सपोर्ट करना चाहिए, बट इसमें यह बोला गया कि मुस्लिमों के अधिकार छीनेंगे। यह एक्ट आ गया और इसमें कुछ लोग आ भी गए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां से आ भी गए भारत। कोई हुआ, कुछ हुआ, किसी की सिटीजनशिप या नागरिकता छीनी गई, नहीं छीनी गई ना। तो साफ साफ ये है कि कई बार, देखिए ऑपोजिशन का काम ये है कि वो आईना दिखाए, और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। आप समझिए इस बात को। तो ऐसे ही इतना ही बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट ना चल जाए, बहुत लंबे समय तक जो प्रोटेस्ट है वो ना चल जाए। और साथ साथ प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो है वो वायलेट करता है। अब आपको पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो है वो पार्ट 4, सॉरी, पार्ट 1 आपको पता है कि जो इंडियन, दैट इज भारत, है ना, उसकी यूनियन टेरिटरीज है, फिर उसके बाद सिटीजनशिप की बात होती है। तो यहां पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो बात करता है आपके फंडामेंटल राइट्स का, और सबसे पहले शुरुआती होती है राइट टू इक्वालिटी, राइट। तो राइट टू इक्वालिटी 12 से 18 जो है वो इक्वालिटी, और उसी में ही 25 से लेकर 28 तक, हालांकि इसमें हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 है, ठीक है ना, रिट्स जिसमें आ जाती हैं, बट 25 से लेकर 28 तक इसमें बताया गया है हमारा संविधान, और हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। तो इसमें क्या है कि आप रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो,
आप रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, एक्वायर प्रॉपर्टी कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को अकॉर्डेंस विद द लॉ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो लॉ में छेड़छाड़ तो हुई नहीं है ना? सबसे पहले आपका संविधान में जवाब नहीं मिलता है, फिर लॉज आ जाते हैं, उसको अमेंड किया गया है। और अमेंड कैसे किया जाता है आपको पता है? कोई भी लॉ पारित करने के लिए आपको पार्लियामेंट की जरूरत होती है, और पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऐसे कोई लॉ पारित हो नहीं पाएगा। अब जिसकी राज्यसभा में, लोकसभा में मेजॉरिटी हो वो कर देगा, बट लोकसभा में हो, राज्यसभा में मेजॉरिटी होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बट यहां पे बिल पारित हो गया है और ये एक्ट बन गया है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें बीजेपी की तो 240 सीटें, अगर आप लोकसभा में भी देखो तो जेडीयू ने सपोर्ट किया, बाकियों ने भी सपोर्ट किया। तो सरकार जो है उसने कहा है कि देखिए, मैंने वक्फ पे बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैंने अभी जब वक्फ 3 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप ये समझिए कि इसमें बहुत सारी जो सरकार कह रही है कि लीगल डिस्प्यूट्स है ना, जमीनों को लेकर विवाद हैं, साथ ही साथ कई बार प्रॉपर्टी को क्लेम किया जाता है, कई बार नॉन मुस्लिम्स लैंड को एज अ वक्फ लैंड घोषित किया जाता है, सरकारी लैंड्स को यहां पे क्लेम किया जाता है कि वो वक्फ लैंड है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज जो हैं जिनको लीगल टैंगल्स में डाला जाता है वो सही नहीं है। एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद केरल में भी, जैसे केरल में भी क्रिश्चियनिटी, वहां पे आप ये मान के चलिए कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दे आर 50%। तो केरल में भी ये बोला गया है कि बहुत सारे लैंड्स को वक्फ ने एक्वायर किया है। कैथोलिक कम्युनिटी में भी ये जो है, मतलब इस बिल को सपोर्ट किया है। फिर सरकार कह रही है कि देखिए, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस है, इनका मैनेजमेंट जो है पूरा वो लीगल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें स्ट्रक्चरल गवर्नेंस की जरूरत है। अब यहाँ पे प्रोटेस्टर्स या जो ऑपोजिशन है वो ये कह रहा है कि पहले से ही स्ट्रक्चर्ड था मेरे भाई, पहले से ही स्ट्रक्चर्ड था। जो इसमें आते थे मेंबर्स, वो कोई एरा गेरा नहीं आता था, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, वो चुन के आते थे, वो एमएलएस थे, उनको चुना जाता था, है ना। तो ये चीज़ है। तो रोल जो है आपको पता है कि 30 वक्फ बोर्ड है। देखिए, होता क्या है कि सेंटर में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, ठीक है ना, एक स्टेट में वक्फ बोर्ड रहेगा, वो कैपिटल सिटीज में रहेगा, शिया और सुन्नी का अलग है, और एक फिर डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज रहती हैं, है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो दैट इज नॉट रिलीजियस बट रेगुलेटरी। तो लीगल कंप्लायंसेस और जो पब्लिक इंटरेस्ट का सेफगार्ड वो सरकार को करना है, तो वो तो हमको देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमने चेक्स एंड बैलेंसेस को इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ये सरकार का कहना है, सरकार बहुत बढ़िया तरीके से कह रही है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि यहां पे मिसट्रस्ट हो रहा है, ये सरकार समझ नहीं रही है। मुस्लिम्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं भरोसा खोते जा रहे हैं। इस भरोसे को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदुओं के बाद मुस्लिम सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी हैं, वो हमारे भाई हैं। मैं कई बार इस एग्जांपल को कोट करता हूं और मैंने देखा भी है यार। मैं सोमनाथ गया था, तो जो मेरा ड्राइवर था, मैं जाता रहता हूं हर साल 2 साल में सोमनाथ, तो मैं गया था, तो मेरा जो ड्राइवर था मुस्लिम था। अब वो ये कह रहा था कि बाबा का आशीर्वाद है। कोविड, मुझे याद है कि कोविड के बाद मैं गया था, बोला कि बाबा का आशीर्वाद है भैया, यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद है, हम भी दर्शन करते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे मेरा जो एसी ठीक करने आया था, कहता मैं तो होली का मुझे सही करने जाना है, आप जल्दी छुट्टी दे दीजिए। तो भाई देखिए, नफरत फैलाएंगे तो नफरत फैलेगी, प्यार फैलाएंगे तो प्यार फैलेगा। ये बिल को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि हाँ, शायद एम्पावरमेंट हो, या देखते हैं। तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, ये हमने सीएए प्रोटेस्ट में भी देखा। अब सीएए जो है वो डायरेक्टली इंडियन मुस्लिम को टारगेट नहीं करता था, लेकिन हाँ, एक फियर और अनरेस्ट। और अभी देखिए सीएए पास हो गया है, आप खुद देख सकते हैं कि उस समय कितने बवाल हुआ था, भयानक बवाल हुआ था दोस्तों। आज से 5 साल पहले मतलब इंटरनेट तक बंद कर दिया गया था, और आज आप रिजल्ट देख रहे हैं। बहुत लोगों ने सीए का फायदा भी नहीं उठाया, बहुत कम ही लोग रजिस्टर किए हैं आने के लिए, तो वो आपने देखा। तो यहीं पे ही अब जैसे ईद की सौगात, अभी नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि हमने बताया कि 32 लाख किट्स बांटी थी, है ना, और वो एक टोकन जेस्चर था, एक अच्छा जेस्चर था। बट सौगाते मोदी जो किट्स बांटी गई थी, क्या यही इनफ है? नहीं। ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, पिछले 10 सालों में धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है? देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब बटेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि लोग फायदा उठाएंगे, और ऑपोजिशन की इसमें कोई गलती नहीं, वो तो भाई सवाल करेगा ही से करेगा। अगर आप ऐसे कुछ निर्णय लोगे या कोई मान लीजिए बायसनेस देखने को मिलती है, तो फिर ऑपोजिशन तो छोड़ेगा नहीं ना, वो तो धज्जियां उड़ा देगा, और यही ऑपोजिशन इसका फायदा उठाता है। अब हमको क्या करना है?
देखिए यहां पे सब कुछ वोट बैंक के ऊपर निर्भर है। मुस्लिम वोट हो गया, ये ब्राह्मण वोट हो गया, फलाना वोट हो गया, धमाका वोट हो गया। तो इंडिया में जब तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलेगी तब तक दिक्कतें होती रहेंगी। हम एक ऑलरेडी कास्ट पॉलिटिक्स का बिहार में एग्जांपल देख चुके हैं और बिहार के हालात क्या है हम सबको पता है ना। तो ये चीज है। तो अब हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट, इस पे पूरी बात टिक गई है। अब बीजेपी इस पे ज्यादा निर्भर करती है। मुस्लिम वोटर जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के डिसीजंस होते हैं या जो पार्टी के डिसीजंस होते हैं, मुस्लिमों को लगता है कि वो हमारे अगेंस्ट है। बल्कि आपको बता दो कि बहुत सारी सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिससे मुस्लिम्स भी फायदा लेते हैं, हिंदू भी फायदा लेते हैं, सिख भी फायदा लेते हैं, ईसाई भी फायदा लेते हैं, सब कोई फायदा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है भाई, ये जो मिसट्रस्ट होता जा रहा है सरकार और मुस्लिम्स के बीच में, तो इसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, द फर्स्ट थिंग जो सरकार को करनी चाहिए, और ये किसी भी सरकार की बात है, हर सरकार की बात है भाई, इस बातचीत। जैसे बीजेपी दिल्ली में क्या किया था, घर घर तक घुस गई थी, बेडरूम तक घुस गए थे आपके, वहां पे बैठ के डिस्कशन हुआ। अरविंद केजरीवाल जिनको बहुत मुश्किल था हराना, वो हार गए। आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी घुस गई थी घर में, घर के अंदर। मुस्लिम घरों के अंदर आपको जाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, अगर मैं पीएम होता मैं क्या करता, मैं सबसे पहले जो है वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से बात करता और उसके बाद अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैं उनको बैठाता। तो यहां पे सरकार को इस चीज पे बल देना पड़ेगा। चलिए पीएम मोदी नहीं, लेकिन हर कोई, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं नेता कहलाने के लायक ही नहीं रहूंगा सार्वजनिक जीवन में, ठीक है ना। तो ये समझना है यहां पे कि आपको बातचीत करनी है और आपको उनको बताना है, उनकी बातें सुनिए, उनकी जेन्युइन कंसर्न सुनिए कि आप क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपकी क्या दिक्कत है। आप बैठिए, आप हमसे बात करिए, आप सीधा ऐसे बोलिए क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद देखिए आप तर्क से जवाब दीजिए ना, आप उनको समझाने की कोशिश करिए। आप छोड़ दीजिए कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन पॉलिटिकल है, लेकिन जो रियल हैं, जिनके कंसर्न जेन्युइन हैं, आप उनको एड्रेस करिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की जरूरत है हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में। और इसमें देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है कि कई ऐसे इशू हैं, कई डायलॉग है, क्योंकि धीमे धीमे जैसे गौ रक्षा, काउ प्रोटेक्शन, मॉब वायलेंस, काफी ज्यादा इसका मिसयूज किया जाता है और ऐसी घटनाएं भी खतरनाक हुई हैं, ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, है ना। फिर उसके बाद नमाज ऑन दी स्ट्रीट्स, इसको लेकर काफी ज्यादा चीजें चलाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसमें लेकर काफी ज्यादा आइकन को लेकर या इन चीजों को लेकर जो है वो मजाक बनाया जाता है, और रिलीजियस कन्वर्जेंस को लेकर बात होती है, लव जिहाद को लेकर बात होती है। इन सारी चीजों में क्या है कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, तो इसको कम करना। अब इसमें कौन कौन, सबसे पहली बात तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। दूसरा जो मुस्लिम लीडर्स हैं, है ना, जो रियल मुस्लिम लीडर्स हैं और जो हिंदू लीडर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो साथ में लाए, बातचीत करें, अपनी कम्युनिटी को समझाए कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा याद रखिएगा इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए बटेंगे तो कटेंगे सच में, और ये बटेंगे तो कटेंगे मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी ऐसी दिक्कतें हुई है ना तो बाहर वालों ने फायदा उठाया है ना, बाहर वालों ने हमेशा फायदा उठाया है। अब 20 करोड़ पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, ये हमको समझना पड़ेगा। थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है भारत में, है ना, सबसे, मतलब आप ये समझिए थर्ड। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट कि अब उनसे आप बातचीत करें, उनसे बात करें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि नहीं ये चीजें आपके लिए ही हो रही हैं। उनके लिए मैं तो कहता हूं कि भाई यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी पे बातचीत होनी चाहिए। हालांकि सारे जितने भी आप कह सकते हो राज्य हैं उनमें यूसीसी चल रहा है, आर्टिकल 44, मतलब वो लॉ के जरिए जो है वो चल रहा है एक तरीके से। तो जो सेक्युलरिज्म और प्लूरिज्म है, जो भारत की सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म, याद रखिएगा ये भारत की ताकत है, तो इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा होगा जैसे भारत के बगल बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है भाई, तो वो देश नप रहा है ना, बर्बाद हो रहा है। वो जहां पे भी प्रॉब्लम होगी, अटैक हो गए माइनॉरिटीज के ऊपर, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, पाकिस्तान में दिक्कतें होती हैं, तो उन देशों के हालात आप देख तो रहे हो क्या है, वो तो मर रहे हैं ना, खत्म हो रहे हैं वो एक तरीके से, पाकिस्तान टूटने की कगार पे है।
हर दिन वहाँ पे कोई ना कोई हमले हो रहे हैं, हर दिन वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। जैसे नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था कि भाई म्यूचुअल प्रोटेक्शन होगा माइनॉरिटीज़ का क्रॉस बॉर्डर्स। अब पाकिस्तान तो भूल गया ये चीज़, बिल्कुल भूल गया, लेकिन भारत ने तो इसको याद किया है ना। आसाम, केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जहाँ पे मुस्लिम कुछ, जैसे हम इसको पूरे कंटेक्स्ट में देखते हैं कि कहाँ पे मुस्लिम में है, मतलब टोटल की मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी क्या, खैर मैं अब तो उनको माइनॉरिटी में नहीं मानता, लेकिन मुस्लिम कम है, हिंदू ज़्यादा है। लेकिन कई जगह ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, कुछ शहरों में ऐसा है। तो वहाँ पे भी जो हिंदू के राइट्स है या जो भी है, एक आपसी सौहार्द बना के चलना चाहिए। तो जब तक हम प्रेम की भाषा नहीं समझाएंगे तब तक दिक्कतें होती रहेंगी। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार को ये बातचीत शुरू करनी चाहिए, और वक्फ के मामले में सरकार को इनको बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, और बोले कि क्या प्रॉब्लम है बताओ, है ना, ताकि जो है वो चीज़ें बढ़िया रहे और कोई प्रॉब्लम, मतलब सब कुछ अच्छे से रहे। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।